हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हो, यूपीएससी में मेंस क्लियर करने के लिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। और ज्यादातर जो टॉपर्स हैं वो भी बोलते हैं कि आंसर राइटिंग करना वो भी डेली बेसिस पे बहुत जरूरी है। पर देखिए, सिर्फ आंसर राइटिंग करना जरूरी नहीं है। जो आंसर्स आप लिखते हो उनको प्रॉपरली इवेलुएट करना भी जरूरी है। ठीक है। अब जहां तक इवेलुएशन की बात आती है तो कई लोग टेस्ट सीरीज लगाते हैं या कई लोग जो है दूसरों पे रिलाई करते हैं इवेल्युएशन पे। देखिए, वो होना चाहिए, बट उसके साथ साथ सेल्फ इवेल्युएशन भी होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कई बार अगर आपने टेस्ट सीरीज भी ली होगी तो आप आंसर्स लिख देते हो, एक तो बहुत डिले से आपके चेक होके आते हैं। तो जब तक आपके आंसर्स चेक होके आते हैं तब तक आपको रिलेवेंस नहीं रहता उस चीज का। ठीक है। दूसरी चीज, कई बार अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो आंसर्स है वो प्रॉपरली चेक्ड नहीं होते, बड़े ही क्रूड वे में बहुत ही जल्दी जल्दी में चेक होते हैं। ठीक है। तो उसके कारण जो कई इंप्रूवमेंट्स के पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए वो नहीं पता लगते। और यहीं पर आता है इंपॉर्टेंस सेल्फ इवेल्युएशन का। देखिए, आप जितनी अच्छे से अपने आंसर को इवेल्युएट करोगे ना, उतने अच्छे से कोई और नहीं इवेल्युएट कर सकता। अब देखिए, यहाँ पर जो है इवेल्युएट करने से पर्पस क्या है। देखिए, जब आप अपने आंसर लिखते हो, अगर आप लिख के बस छोड़ दोगे तो इट इज एज गुड एज नॉट राइटिंग एन आंसर। मतलब अगर आपने आंसर लिखा, किसी किसी वेबसाइट को फॉलो करे या कहीं भी, हम लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं डेली आंसर राइटिंग, फॉलो कर रहे हैं, आपने आंसर लिख के छोड़ दिया या आपने आंसर लिखा और आपने मॉडल आंसर देख के छोड़ दिया, आपने अपने आंसर को इवेल्युएट नहीं किया, तो इट इज एज गुड एज नॉट राइटिंग एन आंसर। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप दिन में 10 आंसर या 5 आंसर लिखे। आप 2 आंसर लिखिए, पर उनको बहुत अच्छे से इवेल्युएट करके कि क्या इंप्रूवमेंट्स करने हैं वो फाइंड आउट करके अगली बार जब 2 आंसर लिखेंगे उनमें वो इंप्रूवमेंट्स करिए। ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। तो इसीलिए सेल्फ इवेल्युएशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या इंप्रूवमेंट्स लाने। और आप अगर ये डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे, 2 आंसर्स लिख के सेल्फ इवेल्युएट करोगे, तो आप सर्टेनली, आप आई कैन बेट ऑन इट, आप एक हफ्ते में आप खुद देखना कि आप एक हफ्ते पहले कैसे आंसर लिख रहे थे और एक हफ्ते बाद कैसे आंसर लिख रहे। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि सेल्फ इवेल्युएशन क्यों करना चाहिए। ठीक है, आंसर्स का। अब दूसरी चीज है कि कैसे करेंगे, हाउ वी विल डू सेल्फ इवेल्युएशन। तो देखिए, उसके लिए एक सेल्फ इवेल्युएशन के कुछ पैरामीटर्स हैं। ठीक है। ये हमने जो है हमारे यूट्यूब पोस्ट पे भी दे रखे हैं सबको, आप इसको यूज कर सकते हो एज अ गाइड टू इवेल्युएट योर आंसर्स। मतलब जब भी आपने कोई आंसर लिखा हो, आप वो आंसर को इन पैरामीटर्स पे जज कर सकते हो। अब जैसे देख लीजिए, इस केस में जैसे सबसे पहली चीज है कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चन को देख के उसका कॉन्टेक्स्ट समझे, उसके अंदर जो डायरेक्टिव वर्ड है उसको समझे, और क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, किस एस्पेक्ट को। क्योंकि देखिए, कई बार ये होता है कि कोई अगर मान लो करंट अफेयर्स पे भी क्वेश्चन आया है। ठीक है। अगर कोई करंट अफेयर्स पे भी क्वेश्चन आया, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स और डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन होते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन के उस एस्पेक्ट या इशू के कौन से डायमेंशंस जो है पूछे गए हैं, क्या आप वो समझ पाए हो या नहीं पाए, इसको बोलते हैं हम कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। यानी क्या आप डिमांड जो क्वेश्चन की है, क्या पूछ रहा है वो समझ पाए हो, और क्या आप वो डायरेक्टिव वर्ड है उसका मतलब समझ पाए हो या नहीं पाए। दूसरी चीज होती है कंटेंट। तो कंटेंट ये होता है कि आपने जो है जब आंसर लिखा है तो उसके अंदर आपने क्या लिखा है। अब देखिए, इसमें मोटा मोटा मैं बताऊं तो 2 चीजें होती है। एक तो क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या आपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंटेंट लिखा है, क्या आपने सारे एस्पेक्ट्स जो क्वेश्चन के थे, सारे सब पार्ट्स हैं, या क्वेश्चन के अंदर जो एक इशू के सारे एस्पेक्ट्स या जो भी एस्पेक्ट्स पूछे गए, क्या आपने वो सारे एस्पेक्ट्स कवर किए या नहीं किए। अगर किए हैं आपने तो इट्स अ गुड आंसर, अगर नहीं किए तो इट्स नॉट सो गुड। ठीक है। और दूसरा एस्पेक्ट आता है क्वालिटी। अब मान लो आपने सारे एस्पेक्ट्स कवर किए, आपने सारे पॉइंट्स लिखे, आपने, बट क्या वो पॉइंट्स रिलेवेंट है। मान लो आपने 10 पॉइंट लिख दिए, बट उसमें से बस 4 ही रेलिवेंट है, तो कोई फायदा नहीं। आप इससे अच्छा 5 रेलिवेंट पॉइंट्स लिखे। ठीक है। और पॉइंट्स रेलिवेंट है। दूसरी चीज, आपने कोई आर्ग्यूमेंट दिया या आपने कोई अपना पॉइंट दिया, तो क्या उसको आपने सपोर्ट करने के लिए फैक्ट दिया है, कोई डेटा दिया है, कोई फिगर्स दिए हैं, कोई रिपोर्ट्स बताइए, कोई एग्जाम्पल दिया है। ठीक है। ये चीजों से क्या है, एक आपके आंसर्स की ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, क्वालिटी जो होती है वो बढ़ती है। ठीक है। अ गुड क्वालिटी कंटेंट इज वन विच इज सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कोई एम्बिग्विटी रहती है, गुड क्वालिटी कंटेंट में कोई एम्बिग्विटी नहीं रहती। ठीक है। दूसरी चीज है, आपने क्या आंसर प्रॉपरली स्ट्रक्चर किया है, क्या आपने इंट्रोडक्शन प्रॉपरली लिखा है, क्या आपने कंक्लूजन प्रॉपरली लिखा है।
ठीक है, ये तो आई थिंक वेरी बेसिक आप सब समझते होंगे। तो स्ट्रक्चरिंग में क्या आपने प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखा है या आपने प्रॉपर कंक्लूजन लिखा है? दूसरी चीज, क्या आपने सब हेडिंग्स यूज किए? अब आप जानते हो एक क्वेश्चन के डिफरेंट सब सब पार्ट्स होते हैं। अब आप सारा पूरा एक साथ ही लिख दो, ठीक है, विदाउट एनी सब हेडिंग, तो वो थोड़ा पुअरली स्ट्रक्चर्ड हो, वो इतना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं होगा। पर हाँ, आप क्वेश्चन के मान लो एक क्वेश्चन है, उसके से ए फिर बी और फिर सी पार्ट पूछे, फिर आप ऐसे देते हो कि सब हेडिंग एक दे देते हो, एक इंट्रोडक्शन लिखते हो, फिर सब हेडिंग ए पार्ट के लिए, फिर सब हेडिंग बी पार्ट के लिए, फिर सब हेडिंग सी पार्ट के लिए, और यहाँ पर अपना कंटेंट लिखते हो और लास्ट में कंक्लूड। सो दिस इज अ गुड स्ट्रक्चर। बट अगर आप इंट्रोडक्शन लिखते हो और पूरा फिर सीधे 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 लिख के कंक्लूजन ना, और इसी के अंदर आपने पूरा ए बी सी पूरा एक साथ कर दिया, तो दिस इज नॉट सच ए गुड इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो स्ट्रक्चरिंग में प्रॉपर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, और फिर सब हेडिंग्स, और फिर आप क्या बुलेट पॉइंट्स यूज करते हो या पैराग्राफ या मिक्स यूज करते हो एज पर द नीड ऑफ द क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर कई बार एस्पिरेंट्स को डाउट आता है कि हमें बुलेट पॉइंट्स यूज करना चाहिए या फिर जो है पैराग्राफ। देखिए कोई फिक्स और स्टैंडर्ड रूल नहीं है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डिमांड करता है आपको कोई कुछ चीज बहुत ही एक्सप्लेन करनी है, एनालिटिकली एक्सप्लेन करनी है, तो डेफिनेटली आपको पैराग्राफ यूज करना पड़ेगा। बट अगर क्वेश्चन बोलता है कि ये चीजें इन्यूमरेट करिए, मतलब लिस्ट दीजिए इन पॉइंट्स की, तो वहां पे आप बुलेट पॉइंट्स, तो आप दोनों का मिक्स यूज कर सकते हो, बुलेट पॉइंट्स का और पैराग्राफ्स का, एज पर द नीड ऑफ द क्वेश्चन। ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पैराग्राफ चाहिए वहां भी आपने बुलेट पॉइंट्स लिख दिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जहां बुलेट पॉइंट्स चाहिए वहां आपने पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है। अगला है प्रेजेंटेशन, कितने अच्छे से आप अपनी चीजों को प्रेजेंट करते हो। तो देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आते हैं कि क्या आप अपने क्वेश्चन में की पॉइंट्स या की टर्म्स जो आपने लिखी है उन्हें या तो बोल्ड में लिखिए या अंडरलाइन करिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए, तो इससे पता चलता है कि हाँ आपने इंपॉर्टेंट चीजें अपने क्वेश्चन में लिखी है। तो अच्छी प्रेजेंटेशन क्या करता है, एग्जामिनर के लिए क्वेश्चन को जो चेक करना आसान कर देता है। तो मान लीजिए दो लोगों ने, पर्सन ए और बी ने सेम कंटेंट स्ट्रक्चर और कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आंसर लिखा, बट पर्सन बी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया और पर्सन ए ने इतना अच्छा नहीं किया, तो पर्सन बी को ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन। तो इसीलिए प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या कर सकते हो, की पॉइंट्स को जरूर अंडरलाइन करना है, अपनी हैंडराइटिंग देखिए लेजिबल रखिए, ज्यादा कटिंग नहीं करनी, और ऐसा भी नहीं लिखना कि बहुत ही मतलब इलेजिबल हैंडराइटिंग हो जाए, बट ये भी नहीं बोल रहा कि बहुत मतलब वैसी हाईफाई हैंडराइटिंग लिखनी है। इतना लिखना है कि सामने वाले से पढ़ा जाए आपकी चीजें, दैट वॉट एवर यू हैव रिटन शुड बी रीडेबल बाय द पर्सन, ठीक है। और एक और चीज कि लैंग्वेज जो आप यहाँ पर यूज करोगे, प्लीज यूज सिंपल लैंग्वेज, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज मत यूज करना इधर, या बहुत ही लंबे चौड़े सेंटेंस, बहुत लॉन्ग सेंटेंसेस, राइट, ऐसे मत यूज करना, शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस यूज करना। क्योंकि सिंपल, देखिए क्वेश्चन के अंदर आप चीज आंसर कर रहे हो, किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, बता रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, सिंपल लैंग्वेज में जब आप चीजें करते हो तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं ही कोई दो पेपर आपको पढ़ने को दे दूं, एक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें करके लैंग्वेज से दिया है और एक में बहुत सिंपल, अब आपको बोलूं कि आपको पढ़ना है, आप भी ऑब्वियसली सिंपल चीज ही चूज करोगे। तो दैट्स वाई प्लीज यूज सिंपल लैंग्वेज, कोई कॉम्प्लिकेटेड या बहुत फ्लवरी लैंग्वेज यूज करने की जरूरत नहीं है। और प्रेजेंटेशन में एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, ठीक है। अगर देखिए अननेसेसरीली यूज नहीं करना, बट हाँ अगर आप यूज कर सकते हो फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, मैप्स, तो प्लीज जरूर यूज करना। दिस इज अ मेजर वैल्यू एडिशन। ये बहुत बड़ा, अगर क्वेश्चन ऐसा है जहां पर आप फ्लो चार्ट से कुछ चीज बता सकते हो, या ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जहां आप जो है मैप्स के थ्रू कुछ बता सकते हो, तो ये अगर आप मैप बना देते हो तो इट इज अ वेरी बिग वैल्यू एडिशन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा वैल्यू एडिशन है, ठीक है। और लास्ट पैरामीटर जो कई लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कई लोग सोचते हैं इसके बेसिस पे तो मार्किंग होती नहीं है, ठीक है, टाइम टेकन और वर्ड लिमिट। और ये ऐसा पैरामीटर है जो कई लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कोई इसके बेसिस पे मार्किंग। वो लोग क्या करते हैं कि डेली आंसर राइटिंग करते हैं और 15-15 या 20-20 मिनट में एक आंसर लिखते हैं। देखिए 15-20 मिनट में अगर आप एक आंसर लिख रहे हो, यू आर नॉट सॉल्विंग एनी पर्पस, क्योंकि आप मेन एग्जाम में जाओगे वहां 20 आंसर लिखने होते हैं, ठीक है, 10-15 मार्क के, 10-10 मार्क के, तो आपको एक कंस्ट्रेंट टाइम लिमिट में करना होता है। जहां तक 15 मार्कर की बात होती है, तो और अप्रोक्सीमेटली, अब ये मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कि बस एग्जैक्ट 10 मिनट, अप्रोक्सीमेटली 11 भी हो सकता है, 9 मिनट भी हो सकता है, ठीक है।
अप्रोक्सीमेटली 250 वर्ड्स में और 10 मिनट्स में एक 15 मार्कर आपको लिख लेना चाहिए, ठीक है। और अगर 10 मार्कर हो तो अप्रोक्सीमेटली 7 मिनट्स और 150 वर्ड्स में आपको लिख लेना चाहिए। और प्लीज देखिए, ये जरूर ध्यान रखिए, यहाँ पे तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्लीज इंश्योर, जो भी देखिए यहाँ पे आप 1 या 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, बट जब आप फाइनल एग्जाम देते हो वहां एक साथ 20 क्वेश्चन लिखते हो, तो वहां ये टाइम और वर्ड लिमिट का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए जब एक क्वेश्चन भी लिख रहे हो आप, तो ये टाइम और वर्ड लिमिट के फैक्टर को जरूर ध्यान में रखिए। ओके, सो दीज आर सम पैरामीटर्स जो आप यूज कर सकते हो। आप आंसर लिखिए और आप यही स्लाइड यूज कर सकते हो। हमने जो है हमारी यूट्यूब कम्युनिटी पे भी ये चीज पोस्ट कर रखी है। आप आंसर लिखिए और फिर आप देखिए अपने आंसर को, और आप देखिए यहाँ से जज करिए क्या आपकी कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी, क्या आपका कंटेंट क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज सही था, क्या आपका आंसर वेल स्ट्रक्चर्ड था, क्या आपने आपकी प्रेजेंटेशन जो है आंसर की अच्छी थी, क्लियर थी, और क्या आपने विद इन टाइम और विद इन वर्ड लिमिट लिखा। तो ये कुछ पैरामीटर्स पे आप डेली इवेलुएट करिए, जहां कमियां हैं वहां इंप्रूव करिए। और ये आई एम प्लीज ट्रस्ट द प्रोसेस, बस आप ये प्रोसेस फॉलो करिए एवरीडे, और ट्रस्ट मी, आप खुद ही देखना 1 या 2 हफ्तों में आपकी आंसर राइटिंग जो इसके लिए बहुत इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। और वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग डेली आंसर राइटिंग फ्रॉम मंडे। हम लोग सुबह मॉर्निंग जो है 11 AM जो है हम लोग पोस्ट कर देंगे क्वेश्चंस, एंड वी वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग उसके आंसर खुद से लिखिए, एंड देन वी वुड डिस्कस देम, एंड वी वुड एक्सपेक्ट कि आप उस डिस्कशन और इन सेल्फ इवेल्युएशन पैरामीटर्स के बेसिस पे जो है अपने आंसर्स को इवेल्युएट करके जो इंप्रूवमेंट्स है वो अगले दिन जो है आंसर क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसमें करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम with another session on answer writing.